B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एम्ब्री। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था?
संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में किनमें कौन क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होता है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912 का। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को संविधान
भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3 सूचियां। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की
संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस के अंदर। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान की समृद्धि सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 जर्मनी के वीमर संविधान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? आयरलैंड। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने।
भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन के अंदर। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? जर्मनी के बीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसमें मौलिक अधिकार होगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। संविधान के भाग। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21 में। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 कै में। भारत के किस संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में मूलाधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 कै में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? भाग 2 होगा, ये भाग 3 नहीं, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख। संविधान की अनुसूचियां। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। भारत संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किन अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में। कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वीं अनुसूची। संविधान के अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? यानी 51 क के अंदर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51 क में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 63 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्धित है? अनुच्छेद 137 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? 141। अनुच्छेद 141 के तहत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है?
अनुच्छेद 312 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य से। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 एक के अंदर किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343 भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? 360 के तहत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया? अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 371 कै में। अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 395 संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 कै में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। नीति निर्देशक सिद्धांतों के किन अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? 51 जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 143। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों ने में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के किन कौन से अनुच्छेदों में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में योजना में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 338 क में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 क में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 176 में संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत एक है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। 1953 में भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? संसद को। कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 19। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, व, स
तथा दय में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? वर्ष 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोत्ती श्री रामुल्लू। पोत्ती श्री रामुल्लू। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी 14 और 6। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? अब तो 28 और 7 है। भारत में इस समय शामिल है 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित किया? 1954 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 35वां संशोधन। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम राज्य का 22वां राज्य सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रमानुक्रम
कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 में। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। नागरिकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की किन शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तब। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? 1955 के नागरिकता कानून में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? 7 वर्ष तक। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7। वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन
प्रवर्तनीय है मूल अधिकार। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शिक्षा प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15, 16। विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया जाएगा? समता का अधिकार। किन अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 1 क में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 ए में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता।
संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी कारखान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को कम काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। किन मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह कहलाती है परमादेश। किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जा सकती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट को कहा जाता है मैंडेमस। किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को
उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300 के। मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद ने। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट होती है परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किन मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल हो जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना। किन निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य महत्व नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा के अंदर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंशतः स्थापित किया गया? 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? भाग 4 क में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? 4। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 क में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क में। भारतीय संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा।
संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 माह। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की परिस्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होना आवश्यक है? संसद की बैठक होना एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10 भाग। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़ रुपए। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? संसद का। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं?
2. संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है या लाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता
होगी, यह कृतज्ञ विधि मान्य होंगे। यह कृत्य विधि मान्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 1 वर्ष तक। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीवन रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारतीय संघ के परिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का समय है राष्ट्रपति का। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रण देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का
कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस बिटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी बिटो। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब दोनों सत्र में हों, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि के धन व्यय पर कर सकता है। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा किनमें किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न होने रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा होना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 1,50,000। अब तो बढ़ चुका है, 5 लाख हो गया। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपए। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन
कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? 90,000 रुपये, मगर अब तो बढ़ चुके हैं। सॉरी, प्रति वर्ष है ये 9 लाख रुपए, अब बढ़ चुके हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किन राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोक लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति अनुमानित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद में शामिल नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संसद में शामिल नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कोई बार नहीं, कोई सीमा नहीं, कितनी बार बन जाए। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का
अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। 20 नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000। संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कोई कुछ भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बिना निर्वाचन मंडल। संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल। दो सदस्य जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 1,25,000। अब बढ़ चुका है। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है। राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता वो। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किन उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? के.आर. नारायण। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? कृष्णकांत। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? बी.बी. गिरी ने। कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? एस राधाकृष्णन। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? बी.बी. गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। श्री
मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम है 13वां। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रह रहा था? एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है।